तो चलो बच्चों, आज हम लोग हीट चैप्टर का ट्रांसफ़र ऑफ हीट का कुछ टॉपिक्स है और उस पर कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें टॉपिक्स होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके बाद हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी के बाद मोलर हीट कैपेसिटी। चौथा टॉपिक्स होगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस। और पांचवा टॉपिक्स होगा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये हमारा आज का टॉपिक्स होगा, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको समझने की कोशिश करेंगे, उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल को बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहला टॉपिक्स को हम जानने की कोशिश करते हैं और यहाँ लिखते हैं, इसको HSC लिखते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन इसको, ये तो डेफिनेशन हुआ, लेकिन हम इसकी बेसिक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ना, जे आप एक बड़ा टब में बहुत अधिक मात्रा में पानी लिया हुआ है और एक छोटा सा कंटेनर है जिसमें मान लेते हैं इसमें हज़ारों लीटर पानी रखा हुआ है, इसमें मान लो जब 1 लीटर पानी रखा हुआ है, चाहे 5 लीटर पानी रखा हुआ है, तो गर्म करने के लिए इस दोनों को सेम टेम्परेचर से गर्म करने के लिए किसमें ज़्यादा हीट लगेगा? तो स्वाभाविक है कि इसमें ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें कम हीट की रिक्वायरमेंट होगी। माने इसको टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाते हैं, इसको भी 10 डिग्री से बढ़ाते हैं, तो सेम अमाउंट में यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, तो ये तो ज़रूर है कि जो ज़्यादा सब्सटेंस रहेगा उसको देर तक गर्म करेंगे तो उतना टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर में रेज होगा, इंक्रीमेंट होगा, और इसमें तो तुरंत ही गर्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ, जे हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, वो किस पर डिपेंड करता है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो हीट की क्वांटिटी टेम्परेचर के लिए जो होता है Q भी लिख सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। दूसरा क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना टेम्परेचर से बढ़ा रहे हैं। यदि इसको 10 डिग्री से बढ़ा रहे हैं तो कम हीट लगेगा, यदि इसको 0 से 20 बढ़ा है, 0 से 10 बढ़ा है तो कम हीट लगेगा, और यदि 0 से 20 लगा दें, ज़्यादा टेम्परेचर से हीट करें तो ज़्यादा टेम्परेचर हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो टेम्परेचर हीट रिक्वायर्ड है किसी बॉडी को हम जब गर्म करते हैं, तो दो चीज़ पर उस पर निर्भर करता है, कितना उसकी मास है और कितना उसका टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कितना टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं, दोनों पर डिपेंड करता है। तो ये डेल्टा टी हो गया, जहाँ डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर। इसको मिटाता हूँ और दोनों रिलेशन को आपस में जोड़ता हूँ, तो क्या आ जाएगा? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा टी। अब Q को बराबर करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो हम S लगा दिया, S M डेल्टा टी। अब इसको कहेंगे Q बराबर MS डेल्टा टी। S क्या है? तो आप जानते हो जो कोई रिलेशन प्रोपोर्शनल होता है तो जब बराबर करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हमने S कांस्टेंट लगाया, S कांस्टेंट क्या हो गया? तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हुआ, जिसको यहाँ पर नाम होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक
कोफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी, इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सबस्टेंस, कैपेसिटी ऑफ ए सबस्टेंस कहते हैं। तो चलिए, अब आपके पास एस आ गया, तो एस का एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्स का एक्सप्रेशन क्या होगा यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश करूँगा कि एस बराबर हो गया Q डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। अब इसको डिफाइन करेंगे तो एस क्या हुआ? एस बराबर हीट रिक्वायर्ड, यदि एम को हम यूनिट मान लेते हैं, एम को यूनिट मास लेते हैं, यूनिट मास, और डेल्टा टी को हम लेते हैं यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा? एस बराबर क्यू हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अब इसको आगे बढ़ाता हूँ और ये सारे चीज टॉपिक्स हम करेंगे 1 बाई 1 और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनाएंगे। पहले थ्योरी ब्रीफ में पढ़ लेते हैं, तब न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब क्या हो रहा? एस क्या हुआ? क्यू हुआ, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी HC क्या है? इट इज द क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड किस लिए? टू रेज द टेम्परेचर, टू हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर यूनिट मास है। रिक्वायर्ड पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, पर यूनिट एंड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चाहे इंक्रीज इन टेम्परेचर, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब एस बराबर क्या हुआ? क्यू हुआ। कितने बॉडी मास के लिए? 1 के लिए, यूनिट टेम्परेचर से बढ़ाते हैं। अब यदि हमको मास रहेगा m, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी, जिसको थर्मल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? किसी भी मास के लिए होता है, किसी बॉडी के लिए होता है। तो बॉडी का कुछ अपना मास होगा। अब मान लेते हैं कोई बॉडी है, वाटर कंटेनिंग बॉडी है, चाहे कोई टब है जिसमें पानी रखा हुआ है, उसको गर्म करते हैं, इसमें मास कितना है? m। अब क्या है ना, यूनिट मास के लिए कितना हीट लगेगा? s लगेगा, जब उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन से बढ़ाते हैं। अब यदि वह यूनिट टेम्परेचर को बढ़ाते हैं m मास को, तो कितना हीट लगेगा? तो आप जानते हो यूनिट मास में हीट कितना लगा? s। यूनिट मास में हीट कितना लगा? s। m मास में कितना हीट लगेगा? तो m इंटू s। तो इतने हीट, यूनिट मास के लिए हीट, यूनिट मास, और यहाँ पर हीट, यूनिट मास के लिए कितना हीट लगा? s। तो m मास के लिए कितना हुआ? ms हो गया। तो इसको q बोलेंगे, q बराबर ms, चाहे mc बोल देते हैं इसको। अच्छा ठीक है। s स्पेसिफिक हीट कितने के लिए होता है? चलिए ठीक है, s होता है यूनिट मास के लिए, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ये हो गया ms, ये हो गया ms। तो आपको s क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ द सबस्टेंस। इस तरह से इतना हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर अब ये s क्या है? तो यहाँ पर s कहलाएगा हीट कैपेसिटी ऑफ द सबस्टेंस। अब आगे बढ़ें। अब हमारा मोलर हीट कैपेसिटी, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें मोलर हीट कैपेसिटी को C लिख देता हूँ। C बराबर क्या होगा? हीट रिक्वायर्ड टू रेज म्यू मोल ऑफ द सबस्टेंस बाय डेल्टा T। तो
इसमें क्या है ना, म्यू मोल है, तो इसमें बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा, तो आप डेफिनेशन देखिएगा, इट इज द क्या है, हीट रिक्वायर्ड, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस बाई, it is the amount of heat required, it is the amount of heat required, कितना हीट रिक्वायर्ड, टू रेज, amount of required for 1 mole, for 1 mole 1 mole by rise in temperature by 1 degrees 1 unit by unit rise in temperature। यूनिट से किसी बॉडी, उसको कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर है, क्यू हीट रिक्वायर्ड है। तो मोलर हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल बाई यूनिट राइज इन टेम्परेचर। यूनिट राइज इन टेम्परेचर करने के लिए करेंगे। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब क्या है ना, छोटे छोटे डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करेंगे। अब क्या है ना, अब हम पढ़ेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 2 स्टेट होता है। अब कोई चीज़ सॉलिड में है तो मेल्ट होके क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो कोई भी चीज़ जब स्टेट चेंज करता है तो उसकी टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, क्योंकि हीट की जो क्वांटिटी है उसको बॉन्ड को तोड़ने में खर्च हो जाती है, जिससे वो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में बदलता है। तो उसका बॉन्ड, जितना एनर्जी हम हीट एनर्जी सप्लाई किए, उसकी बॉन्ड एनर्जी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने में खर्च हो गया, जिससे वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। अब कहने का मतलब आई पीस है, ये क्या है, आई पीस है। इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, किसी कंटेनर में रखे हैं मान लेते हैं, तो क्या होगा, तो सबसे पहले 0 डिग्री टेम्परेचर पर यदि है तो पिघल के क्या होगा, 0 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर में कन्वर्ट होगा। तो टेम्परेचर तो सेम रहेगा, लेकिन हमने हीट सप्लाई किया, वो हीट तो शो नहीं करता है, क्योंकि टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं तो किसी बॉडी में टेम्परेचर राइज करता है। लेकिन हमने इसको हीट दिया तो ये आइस था, ये क्या था, आइस था, ये वाटर हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आखिर हीट कहाँ चला गया, हीट इसको स्टेट को चेंज करने में, सॉलिड से लिक्विड को बदलने में खर्च हो गया। तो इसको कहेंगे हीट रिक्वायर्ड, इसको कहते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट ऐसा हीट जो टेम्परेचर को शो नहीं कर रहा है, हीट दे रहा है लेकिन टेम्परेचर को बढ़ा नहीं रहा है, वो यानी लैटेंट माने छिपा हुआ है, हिडन हीट है। तो इट इज द क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to change the latent heat of फ्यूजन लिख देता हूँ, या मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सबस्टेंस। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू change the solid state to liquid state। अब इसमें विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, विदाउट राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा लेकिन स्टेट चेंज होगा और टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो ऐसे हीट को लैटेंट हीट कहते हैं, लैटेंट हीट फ्यूजन कहते हैं, जो सॉलिड से लिक्विड में बना। अब इसी तरह से
कुछ वाटर है 100 डिग्री पर बॉयल हो रहा है, तो बॉयल करने के बाद क्या होगा, वेपोराइज होगा ना। इसका मुंह से एक पाइप निकला हुआ है, अब पाइप ऐसे जा रहा है, एक कंटेनर में इस तरह से इसको घुसा दिया गया, ठीक है। ये हीट दे रहे हैं, ये वेपर बन के क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे इसमें जमा हो रहा है। तो ये भी 100 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये बॉयल कर रहा है, बॉइलिंग, ये वेपर हो गया। तो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड खौलता हुआ पानी से यदि हाथ जलता है या भाप से जब हाथ जलता है तो किससे ज़्यादा नुकसान होगा, तो वेपर से, क्योंकि इसमें कुछ लेटेंट हीट रहता है, जो बॉयल वाटर से में जो हीट रहता है उससे ज़्यादा हीट इसमें रहता है। तो ये कहाँ का क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है जनरली, सिंपल क्वेश्चन। तो इसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ, यहाँ पर यदि हम इसको वेपोराइजेशन लगा दें तो थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट विदाउट राइजिंग टेम्परेचर। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया, इसको LF कहते हैं, क्या कहते हैं, वेपराइजेशन भी, इसको LV कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को क्या कहते हैं, LF कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। अब मान लो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट विदाउट राइटिंग वेपर स्टेट ऑफ यूनिट मास। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, छोड़ दिए क्या, ये हीट रिक्वायर्ड, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, यहाँ से है रिक्वायर्ड ऑफ यूनिट मास ना, यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू चेंज लिक्विड स्टेट। अच्छा ठीक है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ऑफ यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू चेंज, यहाँ पर यूनिट मास यहाँ होगा, यूनिट मास ऑफ लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट, माने मास यूनिट लेंगे तो चलोगे तो हो जाएगा। तो उसी तरह से इसमें LV कहते हैं, तो उसमें LF कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। अब इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को देखिए क्या होता है। लेटेंट ऑफ फ्यूजन में अब हम देखेंगे तो आगे लेटेंट फ्यूजन का, ओके, लेटेंट ऑफ फ्यूजन में क्या को कहते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू टू चेंज लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। अब इसके क्या है, LV, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, जिसमें टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना है, टू लिक्विड, इसको मान लिया LV, LF मान लिया। तो फॉर मास रहेगा, फॉर मास M, फॉर मास M, हीट क्या हो जाएगा, हीट जितना मास अधिक रहेगा उतना हीट ज़्यादा रहेगा, तो हो जाएगा MLF। यहाँ पर ये क्या है, Q है, तो LF बराबर क्या हो गया, LF बराबर हो गया Q/M। तो इसकी SI यूनिट क्या होगा, LF बराबर हो जाएगा जूल पर केजी, जूल पर केजी, इसका जूल है, इसका मास का केजी, जूल पर केजी।
इसका यूनिट होगा SI यूनिट ऑफ LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, वेपोराइजेशन क्या होगा, तो इसमें Q बराबर क्या होगा, mLV, तो उसका भी यूनिट उसी तरह होगा। तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब हमारे पास अब कैलोरीमेट्री का थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हैं, सारा कंसेप्ट हो जाएगा तो न्यूमेरिकल एक साथ बनाएंगे। अब क्या है ना, कैलोरीमेट्री है द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच मेजर द, क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ हीट टू रिक्वायर्ड टू चेंज द वन स्टेट टू अदर स्टेट। क्या है, अब आपको कैलोरीमेट्री क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें मेजरमेंट ऑफ हीट करते हैं। जब कोई बॉडी में क्या होता है, एक टेम्परेचर स्टेट से दूसरे टेम्परेचर स्टेट में जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। तो कैलोरीमेट्री का डेफिनेशन नहीं करेंगे, तुरंत सवाल बनाने पर जाएंगे। हीट गेन बराबर हीट लॉस, जितना हीट गेन करेगा कोई आइसोलेटेड सिस्टम उतना ही हीट लॉस गेन करेगा। अब इसमें कल्पना किया जाता है ये दो चीज़ है कांटेक्ट में, तो ये हीट इसको दे रहा है, ये हीट इससे, एक से हीट जा रहा है दूसरे उसको ले रहा है, एक ऑब्जर्वर है तो एक डोनर है, तो बाहर में इसमें हीट का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है, एक लेने वाला होता है तो एक देने वाला होता है। हीट गेन बराबर हीट लॉस, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। अब ये है कैलोरीमेट्री। अब मान लेते हैं ये कंटेनर है, दूसरा कंटेनर है, इसमें पानी रखा हुआ है m1 लीटर, कितने टेम्परेचर पर, T1 टेम्परेचर पर। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, S1 है। इसमें कोई लिक्विड रखा हुआ है, उसकी मास m2 है, इसका स्पेसिफिक हीट S2 है, इसका टेम्परेचर T2 है, जिसमें T1 इज ग्रेटर देन T2। अब दूसरे को एक दूसरे में डाल दें तो एक हीट को लॉस करेगा और एक हीट को गेन करेगा। तो हीट ए कंटेनर ए है, ए कंटेनर बी है, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट लॉस्ट बाई ए बराबर हीट गेंड बाई बी कंटेनर। तो जितना एक लेगा, जितना एक छोड़ेगा दूसरा उतना लेगा। तो इसी प्रिंसिपल पर आधारित होता है। तो दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, एक ने टेम्परेचर छोड़ा कम किया और दूसरे ने टेम्परेचर गेन किया, तो दोनों एक इक्विलिब्रियम में स्टेट में आएगा। तब इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T आ जाएगा, ये T में को एक्वायर कर लिया। तब क्या होगा, हीट लॉस बाय A, तो क्या होता है M/S1, टेम्परेचर घट के इतना हुआ, फाइनल से इनिशियल, ये चेंज इन टेम्परेचर T1 से क्या हो गया, T आ गया। ये हीट को लॉस किया, दूसरा ने हीट को गेन किया, क्या होगा M2 S2 और T2 माइनस T2। इसका टेम्परेचर T इससे बढ़ गया, इसे घटा दिया, यानी ये आ गया। तो कितना ये बढ़ाया, तो T2 माइनस T2, इसका बढ़ा इतना से इतना घटा, यानी ये इतना अमाउंट ऑफ हीट को छोड़ा, इतना अमाउंट ऑफ हीट को लिया। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे और बनाने की कोशिश करते हैं, एक एक करके कुछ सवालों को बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलो बच्चों, हमारे पास अब 4 क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 करते हैं। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर 20 ग्राम ऑफ वाटर इफ 840 जूल ऑफ एनर्जी इज गिवन टू इट। यदि इतना एनर्जी देंगे 20 ग्राम वाटर को तो टेम्परेचर में कितना राइज होगा। तो चलिए इसके लिए
हम फार्मूला लिखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, Q बराबर MS डेल्टा टी। ये फार्मूला हमारे पास है। तो टेम्परेचर दिया हुआ कौन सी में आपको 20 ग्राम में ना, तो 20 ग्राम है तो केजी में बदल लेते हैं, ये 840 जूल हो गया। इसको क्वेश्चन को मिटा देते हैं, हमको 20 मास कितना दिया है, मास दिया है आपको 20 ग्राम, मास कितना है 20 ग्राम, क्यू कितना, हीट कितना दिया है 840। आपको निकालना क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो चलिए फार्मूला लिखता हूँ। ये फार्मूला क्या होता है आप इसको देखिए, डेल क्यू बराबर क्या होता है MS डेल्टा टी, डेल्टा टी यही ना होता है, तो हमको डेल्टा टी निकालना है, तो Q बाई MS कर देंगे। अब क्या है ना, Q हमारा है 840 जूल में है, तो मास भी हमारा कौन सी में आना चाहिए, केजी में आना चाहिए, तो 20 × 10⁻³ और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, क्योंकि इसको टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, लिक्विड वाटर रूप में है, तो इसको लिखते हैं 4200, ये हो गया। अब 4200 जूल पर केजी होता है, तो 0 0 काट दो, ये 3 0 है ना, ये 10⁻³ तो इसको हम ऊपर 10⁻³ को हटा देते हैं, ऊपर में लेके चल जाते हैं 10⁻³ -3 को ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 20। अब काटिए क्या होगा, 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, 42 दूना 84 आ गया, और ये 2 2 कट गया। अब कितना हुआ 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि यह बहुत आसानी से बन गया। अब आगे का क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ। मैंने टेम्परेचर में कितना राइज हुआ 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री केल्विन, तो राइज इन टेम्परेचर में केल्विन और डिग्री सेल्सियस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे चलता हूँ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 20 ग्राम वाटर फ्रॉम 30 to 80। अब यहाँ पर डेल्टा टी देखिए क्या है, एम दिया है 20 ग्राम, हीट पूछ रहा है, तो हीट को जूल में निकाल सकते हैं चाहे कैलोरी में निकाल सकते हैं। तो चलिए कौन सी में निकालें, मास 20 ग्राम रहने देता हूँ, डेल्टा टी कितना है 80 से 30, 80 से 30 एक ही स्टेट में है ना, हाँ, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का है, तो डेल्टा टी कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब हमको क्या निकालना है, हीट, तो Q बराबर होता है MS डेल्टा टी। तो आप M को ग्राम में रखेंगे, S को 1 कैलोरी ले सकते हैं और डेल्टा को 50 लिख सकते हैं, तो इतना कैलोरी हो जाएगा। तो कितना हो गया 50 2 5 10 1 2, इतना कैलोरी हो गया। यदि इसको हम जूल में बदलें तो 4.2 से गुना कर सकते हैं, तो इतना हमको हीट रिक्वायर्ड मालूम हो गया। तो चलिए अब एक क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जो क्या करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 30 ग्राम ऑफ वाटर एट ए 25 डिग्री इंटू स्टीम। स्टीम में जाना, इसमें 2-3 पार्ट लग रहा है। अब क्या है ना, हमारे मास कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में मास कितना है तो 30 ग्राम, ठीक है। अब टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जाना है, तो 25 डिग्री टू राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी क्या है 25 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस, इस पर बॉयल करेगा। फिर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर बॉयल करेगा 100 डिग्री पर, उसके बाद स्टीम बनेगा, ये स्टीम बनेगा किस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसमें 2 पार्ट में हीट आपको चाहिए,
एक 25 से 100 करने में और एक 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर से 100 डिग्री स्टीम करने वेपर स्टेट में लाने के लिए। तो इसमें 2 स्टेप में पहला इसको Q1 मान लेते हैं, 2 भाग में। Q1 क्या हो गया, MS डेल्टा T। ये क्या है, राइज इन टेम्परेचर 0 डिग्री टू 100 डिग्री। तो चलो इसको करते हैं। Q कितना लगेगा, Q1 इसको मान लेता हूँ। M कितना है 30। अब 30 कैलोरी 30 है और S कितना है 1 कैलोरी पर होता है। और डेल्टा T कितना होता है, इसमें मालूम करेंगे 25 से 100 यानी 100 माइनस 25 75 डिग्री सेल्सियस। तो 75 डिग्री सेल्सियस इतना कैलोरी लगेगा। तो 25 तिहाई कितना हुआ, 5 तिहाई 15 और 7 21 22 और एक 0, इतना कैलोरी हमको हीट चाहिए इसको बदलने के लिए। किस में, तो 0 से 100 डिग्री में। अब हमको 100 से क्या करना है, इसको बदलना है MLV चाहिए। अब वेपराइजेशन करना है तो हमको Q2 चाहिए MLV, तो 30 ग्राम है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है 540 होता है ना, तो 540 से गुना कर दिया, कैलोरी पर ग्राम होता है। अब इसको गुना करता हूँ तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12 अब 5 तिहाई 15 1 16 00, इतना कैलोरी। टोटल हीट कितना हो गया, Q बराबर हो गया Q1 प्लस Q2। तो इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको इसमें हो जाएगा 16,200। 16,200 इसके नीचे कितना आया है, उसको बदलने के लिए 2250 ये जोड़ देंगे 0 5 4 6 2 8, इतना कैलोरी हीट हमको चाहिए ताकि स्टीम में बदल जाए। अब है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री इनटू स्टीम एट 100 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, बहुत लंबा स्टेप है इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लिया हूँ। 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री। अब आइस क्या होता है ना, आइस बदलता है किसमें, 0 डिग्री आइस टू 0 डिग्री वाटर, 0 डिग्री ऑफ वाटर स्टेट। तो इसमें होगा MLF। M कितना है 10 ग्राम। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है 80 कैलोरी। तो आपको 800 कैलोरी आपको हीट चाहिए इसको वाटर को पिघलाने में। अब इसको वेपराइज करना है तो 0 से 100 करना है। अब फिर एक Q1 हो गया, Q2 चाहिए आपको हीट को बॉयल कराना है तो MS डेल्टा T। तो M हो गया 10 ग्राम, S होता है 1 कैलोरी और डेल्टा T क्या हो गया 100। तो यहाँ पर 1000 कैलोरी आवर लग गया। अब 100 डिग्री बॉयल वाटर से 100 डिग्री स्टीम में बदलना है तो M क्या लगेगा, MLV लगेगा, Q3 लगेगा MLV। तो M कितना 10 ग्राम, LV कितना होता है 840 सॉरी 500 लेटेंट हीट 540 होता है। तो 540 से गुना कर दिया तो कितना होगा 5400 कैलोरी। तो मैं समझता हूँ ये 800 और 5400 कितना हो गया 6200। अब 6200 1000 6300 कैलोरी आपको हो जाएगा। ये सब जोड़ दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये सारे न्यूमेरिकल यदि आपको डाटा याद है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होता है, और चेंज ऑफ स्टेट करने पर हमको हीट लेटेंट हीट की ज़रूरत होती है, और चेंज टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट होती है MS डेल्टा T के बराबर होता है।
तो इस सारे फार्मूला का यूज करके आप क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं। और आप अदर बहुत सारे न्यूमेरिकल आप बनाएंगे। कैलोरीमीटर पर क्वेश्चन छोड़ दिया, नेक्स्ट वीडियो में कैलोरीमीटर पर क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरा द्वारा बताया गया न्यूमेरिकल जो कंसेप्ट था, ताकि आप मोटा मोटी पूरे बुक को जितने न्यूमेरिकल पार्ट है उसको बहुत आसानी से कर लेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट तो किताब को 1-2 बार पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट के अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा उद्देश्य रहा था जी आपके न्यूमेरिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करा दें और कम से कम लेवल 1 बेसिक लेवल पर आपका नॉलेज हो जाए, क्योंकि नीट वगैरह में तो क्वेश्चन आप फार्मूला बेस्ड ही पूछा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा बताया गया टॉपिक्स आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को रिपीट करके देखें, 2 या 3 बार देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियर से समझ में आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि मेरा द्वारा बताया गया टॉपिक्स आपको अच्छा लगेगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इससे लाभ उठाइए। थैंक यू।